Okay guys, this is Ambar Jha and you are watching Study Side channel. In this video I'm going to show you the second chapter of history. Okay, so let's get started with this. Hello everyone, and today we are going to studying the next chapter of history, which is events after 1960. यानी हमारे इंडिपेंडेंस के बाद वाले जितने भी इवेंट्स हुए उसमें से कुछ इवेंट्स के बारे में आज हम लोग सेकेंड चैप्टर में जानेंगे. लेट्स गेट स्टार्टेड टुडे. सो इन इवेंट्स आफ्टर 1960 में हमें ये मिलता है कि जब इंडिया आज़ाद जैसे हुआ था 1947 CE में, इंडिया एक्सेप्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क इन 1950. ठीक है, हमने अपना कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट किया था 1950 में और हम एक सोवरेन डेमोक्रेटिक नेशन बन गए थे. और इंडियन सोसाइटी बहुत मल्टी कल्चरल है. हमारे देश में बहुत अलग अलग लैंग्वेजेस, रिलीजन्स, एथनिसिटीज एंड कास्ट एंड सब एक साथ ही रहते हैं हम सब. अब जब इस इनिशियल पीरियड में इंडिपेंडेंस के बाद वाले और 1950 के पहले यानी इन 2-3 सालों में इकोनॉमिक और पॉलिटिकल और सोशल डेवलपमेंट के लिए एस्टैब्लिशमेंट ऑफ प्लानिंग कमीशन हुआ, जो हमारे एम्फेसिस ऑन इंडस्ट्रियलाइजेशन, जो हमारे इंडस्ट्रियलाइजेशन को अच्छे से इंडिया में बढ़ा देगी. और ये एक बहुत ज़रूरी था क्योंकि हमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट को अचीव करना था और हमें पॉवर्टी को एलिमिनेट करना था ताकि गरीबी इंडिया से हट जाए. सक्सेसफुली कंडक्ट हुआ इलेक्शन और फेथफुली डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन स्टार्ट हो गए और हम लोगों ने पॉलिटिकल स्टेबिलिटी पाई. और वही सेम टाइम में सेवरल सोसाइटीज रिफॉर्म्स हुए अलग अलग, जो कि हमारे वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए भी बहुत ताकतवर बनी. अब आ जाते हैं 1960s पे. In the decade of 1960s, several events occurred which had a huge impact on the political situation in India. 1960 में बहुत several events हुए, बहुत ऐसे events हुए जो हमारे इंडिया पे बहुत political impact आए. Guys, so we were at huge impact होता है political situation में इंडिया पे. ठीक है, जैसे कि गोवा, दमन, दीव, वो जब आज़ाद हुए थे, आज़ादी के बाद हमारे आज़ादी के बाद जो अलग हुए थे वो लोग पोर्चुगीज से वो लोग आज़ाद हुए थे. बट हमारी आज़ादी के बाद जब टोटल इंडिया फ्री हो गया था तो कुछ छोटे सेवरल जगहें थी जहाँ पे फ्रेंच और पोर्चुगीज लोगों ने कब्जा किया था. उनको फ्री कराने के लिए हम लोग ने थोड़ी प्रेशर दिया यहाँ से, तब वहाँ पे इंडियन फेडरेशन रूल लागू हुआ. जब इंडिया और चाइना के बीच में नॉर्थन बॉर्डर पे टेंशन इंक्रीज हो गया, यानी जब वहाँ पे बहुत होने लगा, अब जंग तो होके रहेगी. उस टाइम में 1950 के टाइम में एक वॉर हुआ 1962 में दोनों के बीच में, और वो वॉर जो था मैकमोहन लाइन पे हुआ था. इंडिया के आज़ाद होने के बाद जब नेहरू हमारे इंडिया को लीड कर रहे थे और जब वो पहले प्राइम मिनिस्टर बने, और तो हम उनको ये भी मानते हैं इंडिया के फॉरेन पॉलिसी के आर्किटेक्ट, यानी उन्होंने ही हमारे इंडिया के फॉरेन पॉलिसी को पूरा बनाया है और उनके कंट्रीब्यूशन बहुत सारे हैं इंडिया के लिए. और जवाहरलाल नेहरू जब गुजरे उसके बाद लाल बहादुर शास्त्री ने नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर की उपाधि संभाली और उनके बाद कुछ टाइम के लिए इंडिया पाकिस्तान वॉर जो था वो गर्म हो गया. उनका मामला बहुत गर्म हो गया. कश्मीर इशू जो था वो बहुत बढ़ गया था. सोवियत यूनियन जो था वो ट्राई किया कि हम दोनों के बीच में आए और उसको रिजॉल्व करे, बट फिर भी लाल बहादुर शास्त्री ने स्लोगन दिया था उस टाइम, जय जवान जय किसान. यानी हमारे किसान और जवान दोनों भी इम्पोर्टेंट हैं इस देश के लिए. इस इम्पोर्टेंस को हाईलाइट करते हुए इंडियन सोल्जर्स और इंडियन फार्मर्स को बहुत रिस्पेक्ट मिला. लाल बहादुर शास्त्री गुजर गए 1966 में ताशकंद में
उनके बाद इंदिरा गांधी हमारी प्राइम मिनिस्टर बनी, जो कि 1966 से रही। उनके टाइम पे पाकिस्तान बहुत ज़्यादा ऑप्रेसिव हो गया था। ईस्ट पाकिस्तान रिजल्टेड इज अ बिग मूवमेंट है, यानी ईस्ट पाकिस्तान जो आज का बांग्लादेश है वो बहुत ये हो गया था, उसका मामला भी बहुत गर्म हो गया था। यानी पाकिस्तान चाहता था कि ये जो ईस्ट पाकिस्तान जो हमारा अभी बांग्लादेश है, उस टाइम में वो ईस्ट पाकिस्तान था, वो वेस्ट पाकिस्तान या ईस्ट पाकिस्तान, या इस ईस्ट पाकिस्तान को उन्होंने कहा कि जो प्राइम मिनिस्टर वेस्ट पाकिस्तान में रहेगा वही इधर भी रूल करेगा, बट इंडिया ऐसा नहीं चाहता था। देयरफॉर इंडिया ने कहा कि अब तो भाई इसको ठीक करना ही पड़ेगा। तब शेख मुजीबुर रहमान के अंदर मुक्ति बहिनी ईस्ट पाकिस्तान में अफेक्ट हुआ, जो कि इंडिया को भी बहुत इफेक्ट किया। वहां से इंडिया को भी बहुत शरणार्थी आए जो इंडिया में रेफ्यूजीज बने, यानी जो इंडिया में रहना चाहते थे, क्योंकि दोनों वॉर्स के चक्कर में उन सब ने अपनी घरों को छोड़ दिया था, जो कि अच्छा नहीं था, इसलिए इंडिया ने उनको अपनी पनाह दी। तो 1970s में आते हैं। 1971 में इंडिया ने बहुत लड़ाइयाँ लड़ी, जिसमें 1970 वॉर जो था इंडिया पाकिस्तान के बीच में, वो एक अलग इंडिपेंडेंट कंट्री के बीच में बहुत मेजर रोल निभाया, जो कि था बांग्लादेश आज का। एज अ पार्ट ऑफ इंडियाज पॉलिसी टू यूज एटॉमिक एनर्जी फॉर पीसफुल पर्पसेस, इंडिया ने भी अपनी पीसफुल मीन्स के लिए, यानी शांति बनाए रखने के लिए, जब एटॉमिक पर्पसेस को यूज करना चाहा, तभी इंडिया ने अच्छे से अंडरग्राउंड टेस्ट कैरी किए। कब? उस टाइम में एटॉमिक डिवाइसेस को लेकर, ताकि बांग्लादेश जो है वो अलग हो पाए, पाकिस्तान से आजाद हो पाए, कुछ ऐसे। ओके, नाउ एट पोखरन गाइस, एट पोखरन राजस्थान में जो कि है, वहाँ पे बहुत सारे टेस्ट हुए 1974 में और 1975 में एज वेल। ठीक है, सिक्किम के लोगों ने वोट दिया। ओके, सिक्किम के लोगों ने वोट दिया ताकि वो इंडियन रिपब्लिक स्टेट को ज्वाइन कर सके, और सिक्किम जो था वो भी इंडिया के फ्लैग के नीचे आना चाहता था। इस डेकेड के दौरान पॉलिटिकल सिचुएशन जो थी इंडिया में बहुत अनस्टेबल हो गई थी, और इलाहाबाद कोर्ट में ये वर्डिक्ट हुआ कि इंदिरा गांधी जो थी वो मिस यूज कर रही थी गवर्नमेंट की मशीनरी को, उनके ऊपर केस चला। ठीक है, इस मशीनरी को इलेक्शन कैंपेन ने गवर्न किया और उसको अच्छे से इंस्पेक्ट किया। फिर इसके बाद जब नेशन वाइड स्ट्राइक्स एंड प्रोटेस्ट हुए, उस टाइम में सिचुएशन बहुत खराब हो गई थी, और इस मूवमेंट को लीड कर रहे थे जयप्रकाश नारायण, और इस सिचुएशन को लॉ एंड ऑर्डर में रखने के बहुत खराब हो गया था यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर। ओके, इसको संभालना बहुत कठिन हो गया था। इस कारण इस कारण हमने देखा कि हमारी प्राइम मिनिस्टर जो इंदिरा गांधी थी, उन्होंने नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी बेसिस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिलेटिंग टू इमरजेंसी, बिकॉज हमारे देश में उनको लगा कि बहुत इमरजेंसी आ गई है इकोनॉमिकली, और देश में बहुत प्रोटेस्ट होने लगे हैं जो बहुत ख़राब हो सकते हैं, इस कारण इमरजेंसी लगाई। इस टाइम में बहुत शेकलेस पीरियड था, मतलब कॉन्स्टेंटली कोई चीज़ रह ही नहीं पाती थी, बहुत टर्बुलेंट पीरियड था। फंडामेंटल राइट्स जैसे रीजंस के सस्पेंड हो गए थे, समझ रहे हैं। इस टाइम में झेलना बहुत मुश्किल था, इसलिए इमरजेंसी को हम लोग एक ब्लैक डॉट मानते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का, बिकॉज इमरजेंसी ने उस टाइम लाखों लोगों की जान ले ली थी। ओके, फिर भी हम लोग आगे उड़ते हैं तो हमें ये मिलता है कि इमरजेंसी में भले उनकी ह्यूमन राइट्स हो गए थे रिस्ट्रिक्टेड, बट फिर भी इंदिरा गांधी ने उस टाइम को नेशनल इमरजेंसी किया, वो भी 2 साल के लिए। देखिए, हम लोग तो लॉकडाउन में फिर भी सिर्फ 4-5 महीने घर के अंदर बंद रहे हैं,
2 साल बहुत लंबा टाइम हो जाता है, 2 साल। और इन 2 सालों के बाद ही जनरल इलेक्शंस कंडक्ट हुए थे, सोचिए। इसलिए इमरजेंसी को हम लोग इस पीरियड को एक ब्लैक डॉट मानते हैं पूरे अपनी हिस्ट्री का। ठीक है, बैकड्रॉप पे जब अगर हम इमरजेंसी के आए तो बहुत अपोजिशन पार्टीज जो थी वो फॉर्म हुई थी उनके बाद। जैसे कि उसके बाद एक जनता पार्टी बनी थी, ओके, जो की थी मोरारजी देसाई के अंदर, जो प्राइम मिनिस्टर बने। बट जनता पार्टी जो थी वो ज्यादा टाइम तक रह नहीं पाई। उसके बाद उसके लीडर आए चरण सिंह सक्सीडेड हिम, यानी उनके बाद वो आए चरण सिंह, और उनकी गवर्नमेंट भी पर ज्यादा टाइम तक नहीं रह पाई। इलेक्शन फिर से कंडक्ट हुए और एक बार फिर 1980 में कांग्रेस पार्टी वापस आई गई इंदिरा गांधी के पावर में वापस, यस, वापस से। ड्यूरिंग दिस डेकेड द इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम फेस्ड मैनी न्यू चैलेंजेस। इस टाइम में इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में बहुत चैलेंजेस आए, और सिक्स जो थे पंजाब में डिमांड कर रहे थे खालिस्तान के लिए, उसके लिए बहुत डिस्ट्रक्टिव मूवमेंट स्टार्ट हो गया। पाकिस्तान भी उनके मूवमेंट को सपोर्ट दे रहा था। इंडियन आर्मी जो थी इसलिए गोल्डन टेम्पल में भेजी गई थी, ताकि जो होली श्राइन था, जो कि होली श्राइन माना जाता है, बहुत पवित्र स्थान माना जाता है सिखों का, 1984 यानी 1984 में, ताकि वहाँ पे जो टेररिस्ट बैठे गए उनको खत्म करने के लिए। इसलिए उनमें से एक सिख जो था, जो इंदिरा गांधी का बॉडीगार्ड भी था, उसने इंदिरा गांधी को मार दिया। इस पीरियड में एक ऑर्गेनाइजेशन भी बना, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ आसाम, ULFA, जो कि एक मेजर मूवमेंट स्टार्ट हुआ नॉर्थ ईस्ट इंडिया में। हम लोग यहाँ पे थे नॉर्थ वेस्ट में, अभी यहाँ से नॉर्थ वेस्ट से जाएंगे अभी नॉर्थ ईस्ट में, सेवन सिस्टर्स के पास, यस। वहाँ पे अब राइट आफ्टर इंदिरा गांधी असैसिनेशन, यानी उनके मरने के बाद तुरंत 1984 में फिर से कांग्रेस जीत गई, और उनके बाद उनके बेटे राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर बने, जिन्होंने कोशिश की अच्छे रिफॉर्म्स लाने के लिए, इंडियन इकोनॉमी को सुधारने के लिए, और साइंस और टेक्नोलॉजी को बरकरार रखने के लिए और इम्प्रूव करने के लिए। और उन्हें बहुत सारे रिसॉल्विंग इश्यूज को, लीडिंग इश्यूज को सॉल्व किया लीड करके। और तमिल माइनॉरिटी को जो श्रीलंका में थी, जो कि सोच रहे थे कि इंडिया में वो लोग श्रीलंका को जोड़ लें, उनके एफर्ट से उनकी रिगार्डेशन भी प्रूव हो गई, यानी उनकी प्रॉब्लम्स भी दूर हो गई। बट इन्होंने बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म, यानी बहुत ज़्यादा जो था नफरत झेली राजीव गांधी ने, बिकॉज जो अपोजिशन पार्टी थी, जो जनता पार्टी थी, उन्होंने इनको बहुत ज़्यादा अपोज किया था। इस टाइम में डिफेंस इक्विपमेंट डील भी था, जो इन्होंने बहुत मुश्किल तरह से झेला था, और स्पेशली परचेज ऑफ लॉन्ग रेंज कैनन, जो दूर से दूरी तक के जो तोप थे, गोले थे, वो सब इन्होंने फॉरेन कंपनी से खरीदे थे, जो थे बोफोर्स। पॉलिटिकल करप्शन जो था इलेक्शन में अब स्टार्ट हो गया था, और बहुत अच्छी तरीके से चल रहा था, और कांग्रेस जो थी वापस हार गई थी, और यहाँ पे अलग अलग पार्टी जो थी फॉर्म हुई थी। यहाँ पे जो जनता दल था वो विश्वनाथ प्रताप के अंडर था, जो अगले प्राइम मिनिस्टर बने इंडिया के, और इन पॉलिसीज के जरिए उन्होंने अलग अलग रिजर्वेशंस लाए बैकवर्ड क्लासेस के लिए, जो थोड़े निचले जात के होते हैं लोग, उनके लिए। इस कंसीडर टू बी हिज मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन, जो उन्होंने बहुत अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन किया। बट उन्होंने उसके बाद ज़्यादा टाइम तक वो प्राइम मिनिस्टर बन नहीं पाए। उनके बाद चंद्रशेखर वापस प्राइम मिनिस्टर बने इंडिया के, बट उनकी गवर्नमेंट अगेन थोड़ी सी छोटी रही, बहुत छोटी एक्चुअली। फिर अगेन 1991 में फिर से इलेक्शंस हुए, और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो श्रीलंका में था, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल एलियम, LTTE, उन्होंने राजीव गांधी को मार डाला। फिर इसके बाद इस डेकेड का भी अंत हो गया, जो था 1980s, और उसके बाद टेररिस्ट एक्टिविटीज जो थे, कश्मीरी पंडित्स को बहुत भगा दिए कश्मीर से,
उनकी कश्मीरी वादियों से, और वो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करी उस टाइम के, बहुत दंगे हुए, बहुत लोगों की जानें भी गई। अब 1991 पे आते हैं, तो 1999 बहुत इम्पोर्टेंट ईयर माना जाता है हिस्ट्री का, और वो भी इंडिया का। सोवियत यूनियन जो था वो दो हिस्सों में बांट गया था, जिसके अब सिविक्स में पढ़े ही होंगे, हो सकता है अगर आपको फर्स्ट चैप्टर आपने पढ़ा हो तो। कोल्ड वॉर के जरिए वहाँ पे कोल्ड वॉर खत्म हो गई थी, और इंडिया ने जो था, वहाँ के इंडिया के प्राइम मिनिस्टर थे पीवी नरसिम्हा राव, जिन्होंने बहुत चेंजेस लाए इंडियन इकोनॉमी में। इस पीरियड में राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद जो था अयोध्या का, वो बहुत बड़ा मुद्दा था। फिर से इलेक्शन कंडक्ट हुए 1996 और 1999 के बाद, और उसके बाद कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जैसी मेजोरिटी नहीं पा सकी, यानी किसी भी पार्टी के पास बहुमत यानी मेजोरिटी सीट्स नहीं थे, इसलिए किसी भी अकेली की सरकार नहीं बन पाई। इस टाइम में 3 गवर्नमेंट्स के सस्पेक्ट्स बने, जो थे प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी के अंडर, और एच.डी. देवेगौड़ा और इंदर कुमार गुजराल। फाइनली 1999 में एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस का गठन हुआ, और वो फ्लैग नीचे हुए भारतीय जनता पार्टी के। भारतीय जनता पार्टी, अटल बिहारी वाजपेयी तभी के प्राइम मिनिस्टर बने। उन्होंने बहुत सारे चेंजेस लाए और पाकिस्तान को बहुत अच्छी धूल चटाई, और इंडिया ने उस टाइम में बहुत सक्सेसफुल न्यूक्लियर टेस्ट लिए थे। इस बात से आपको बहुत खुश होना चाहिए, और एक अपने आप को एटॉमिक पावर यानी एक न्यूक्लियर पावर साबित किया था सभी देशों के सामने। 1999 में कोई भी दूसरा युद्ध तो नहीं था, बस एक ही युद्ध हुआ था, जो था 1999 के बाद, मतलब उसमें ही जो था कारगिल में, कश्मीर इश्यू को सॉल्व करने। इसमें भी पाकिस्तान को इंडिया ने बहुत अच्छी से धूल चटाई, जिससे इंडिया फिर से जीता, बट इसमें बहुत सारे हमारे जवानों की शहीद भी हुई। ओके, नेक्स्ट मूविंग पॉइंट है इंडियन इकोनॉमी, जो है इंडिपेंडेंस के बाद तुरंत का मॉडर्नाइजेशन। जब इकोनॉमी में आई, इकोनॉमिक सेल्फ सफिशिएंसी जो थी वो अच्छे से बढ़ चुकी थी, सोशल जस्टिस मांगने लगे थे सब, और इंडियन इकोनॉमी बहुत अच्छी से ग्रो करने लगी। अब इंडिया जो था मॉडर्निटी चाहता था, सेल्फ रिलायंस चाहता था, उसके लिए इंडिया ने अच्छे से इंडस्ट्रीज खोले, और उन्होंने एस्टैब्लिश की अलग अलग इकोनॉमी बेस्ड सोशल एस्टैब्लिशमेंट्स, जो कि जस्टिस प्रोवाइड करती थी। इनमें के लिए इसके लिए नेशनल प्लानिंग कमीशन को गठन हुआ, जो कि कोऑर्डिनेट डेवलपमेंट चाहता था 5 सालों के अंदर, 5-5 सालों के प्लान्स के अंदर। नरसिम्हा राव के गवर्नमेंट में ये चीज के सोच विचार स्टार्ट हो चुके थे, इसलिए हम लोग ये तो नहीं कह सकते कि इसके बाद ये यहीं पे हुआ था, बट नरसिम्हा राव के टाइम से ये सोचने लगे थे इनके बारे में। ओके, इसलिए इस चीज को हम लोग बोलते हैं इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन। अगेन, दिस इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आर कॉल्ड इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन। इंडियन इकोनॉमी जब फ्लरिश होगी, तब वहां पे अच्छे से फैल गई, तब स्किल्ड इंडियन प्रोफेशनल्स आगे आए और उन्होंने अपना योगदान दिया इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए। उसके बाद अलग अलग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज के फील्ड्स भी खुले, और अलग अलग एम्प्लॉयमेंट के जरिए भी बने इंडिया में। और इन चीज़ों को डिस्क्राइब करने के लिए हम लोग डिस्क्राइब करते हैं एक टर्म से, जो है ग्लोबलाइजेशन। यानी 1991 के इवेंट्स जो थे वो ग्लोबलाइजेशन की चीज के अंदर आते हैं, इस टर्म के अंदर। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। 2 major events must be mentioned while describing India's efforts towards self-reliance. Dr. M.S. Swaminathan is known as the father of Green Revolution. In 1965, he implemented the new scientific agriculture techniques and increased the production of food grains. सुनिए guys, अब साइंस और टेक्नोलॉजी में रिफॉर्म्स आने की वजह से इंडिया को सेल्फ रिलायंट बनना था, इसलिए एम एस स्वामीनाथन जो थे उन्होंने ग्रीन रेवोल्यूशन लाया, और एग्रीकल्चर में अलग अलग मशीनरी और साइंटिफिक मेथड से उन्होंने एग्रीकल्चरिंग को बढ़ावा दिया। ओके, इसके बाद एक डेयरी मूवमेंट भी हुआ, जो था डॉक्टर वर्गीस क्यूरियन के अंडर, जिन्होंने मिल्क प्रोडक्शन को बढ़ावा दिया इंडिया में, जो कहलाता है व्हाइट रेवोल्यूशन। इन दोनों में अंतर समझ में आ गया ना आपको? अगर नहीं है तो थोड़ा डिवाइन के लिए मैं फिर से एक बार बता देता हूँ।
व्हाइट रेवोल्यूशन और ग्रीन रेवोल्यूशन। ग्रीन रेवोल्यूशन है एग्रीकल्चर का, व्हाइट रेवोल्यूशन है मिल्क एंड डेयरी प्रोडक्ट्स का। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट पॉइंट, इंडिया बहुत प्रोग्रेस हो गया था इस टाइम तक। एटॉमिक एनर्जी भी आ गई थी, स्पेस रिसर्च भी स्टार्ट हो गया था। होमी भाभा भी फाउंडेशन में आ गए थे इंडिया के, जिन्होंने एटॉमिक पावर बहुत बढ़ावा दिया। एटॉमिक पावर के लिए हम लोग ने बहुत पीसफुल जनरेशन के लिए यूज किया था, जिसमें सिर्फ हम लोग इलेक्ट्रिसिटी, फार्मास्यूटिकल्स और एटॉमिक पावर जो कि हम युद्ध लड़ने के लिए, वॉर करने के लिए यूज करते थे। और 1975 में हमारा इंडिया में आर्यभट्टा फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च हुआ था। हम इस सैटेलाइट के प्रोग्राम को, जिस चीज ने बताया उसको, उस स्पेस प्रोग्राम को हम लोग आज नाम से पुकारते हैं इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, इंडिया जो था बहुत अच्छी एडवांसमेंट टेलीकॉम सेक्टर में भी लाया उसने। फिर चेंजेस आए सोशल फील्ड में भी, उस टाइम में बहुत मेजर चेंजेस आए इंडिया में। कुछ चेंजेस जो थे, कुछ चेंजेस उनसे गाइस वो रिलेटेड थे एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन से, यानी औरतों से, महिलाओं से, और उनके पॉलिसीज जो थे डिप्राइव सेक्शन, जो अंडर कास्ट सेक्शंस थे, छोटे कास्ट, उनको बढ़ावा दिया, वुमेन्स को भी बढ़ावा दिया, जिससे इंडिया में अच्छे से एम्पावरमेंट हर आदमी, हर औरत, हर इंसान की होने लगी। इसके बाद इंडिया ने डिपार्टमेंट ऑफ वर्ल्ड एंड चाइल्ड डेवलपमेंट भी गठन किया 1985 अंडर मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मिनिस्ट्री। ओके, इसके बाद हमने देखा कि बहुत लॉज भी बने सोशल जस्टिस, जो वुमेन से रिलेटेड थे, उनकी हेल्प को लेकर, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अलग अलग स्कीम से लेकर, और प्रोहिबिशन ऑफ डाउरी, दहेज ना लेने के एक्ट से भी। और रेम्यूनरेशन एक्ट हुआ, एक इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट हुआ, जो 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स के साथ सीट्स जिसे रिजर्व किया जाता है उसके वुमेन्स और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बॉडीज के लिए। According to the makers of the Indian Constitution, some constituents of the Indian society were deprived of dignity and equal opportunities due to caste system. सबको अच्छे से मौका देने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशंस जो है शामिल किए गए, जो कि हम जानते हैं किनसे, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मेकर्स से। फिर काका साहेब कालेकर कमीशन एक सेटअप हुआ था 1953 में, टू रिकमेंडेशन टू इम्प्रूव देयर कंडीशन, उनकी कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए, वुमेन ऑन बैकवर्ड कास्ट के लिए ये गठन हुआ था। अगेन 1978 में एक कमीशन फिर से अंदर हुआ था, चेयरमैनशिप ऑफ बीपी मंडल, टू स्टडी द इश्यू ऑफ बैकवर्ड क्लासेस, छोटे जात के लोगों के इश्यूज को समझने के लिए ये हुआ था रिजॉल्व। फिर पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन आई, जो हमारे अडॉप्ट की गई कॉन्स्टिट्यूशन से बैकवर्ड क्लासेस के लिए। अलग अलग इंस्टीट्यूशन ने इसको हामी दी इसमें, और गवर्नमेंट ने इसमें प्रिवेंशन एट्रोसिटीज एक्ट पास किया 1989 में, टू एनेबल दोज बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड कास्ट एंड ट्राइब्स टू लिव विद डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट, फ्री फ्रॉम फियर वायलेंस ऑपरेशन ऑफ अपर क्लासेस, जो कि वो अपर क्लासेस के डर से ना रहे, उनके दबाव में ना जिए और अपने दम पे अपनी लाइफ जी पाए। वापस आते हैं ग्लोबलाइजेशन पे। ग्लोबलाइजेशन बॉट वेरी many changes in different fields like economy, politics, science and technology, society and culture. We have discussed some of these changes in the above paragraphs. इंडिया ने बहुत एमर्ज किया एक इम्पोर्टेंट कंट्री का ग्लोबल में, ग्लोबलिटी में एक अलग सीन क्रिएट किया इंडिया ने, अलग स्पीयर्स में। इंडिया बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस का मेंबर भी बना, जैसे ब्रिक्स, G20, फिर ब्राजील, रशिया, चाइना, इंडिया, साउथ अफ्रीका जिनमें थे ब्रिक्स में। और इंडिया ने एक्सपीरियंस किया अलग अलग रेवोल्यूशंस का टेलीकम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में। अब आते हैं मोबाइल फोन्स, इंटरनेट एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज जो थी सैटेलाइट से हमें मिली रही थी, जो कि पूरे दुनिया में मिली रही थी, पर इंडिया में उसका बहुत अच्छे से यूज हो रहा था। जब हमारा रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ, टेलीकॉम कम्युनिकेशन रेवोल्यूशन टेक्नोलॉजी में, तब हमें ये मिले। अब पॉलिटिकल फील्ड में जब इंडिया डेमोन्स्ट्रेट हुआ पूरे वर्ल्ड के सामने एक डेमोक्रेसी के रूप पे, तब इंडिया ने बहुत अच्छे से एक डेमोक्रेसी का रोल निभाया और सबके सामने साबित कर दिया कि डेमोक्रेसी
इज द बेस्ट वे टू रन अ गवर्नमेंट। और इसने रिजल्ट किया एक अच्छी ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लाइफस्टाइल ऑफ इंडियंस एंड स्पेशली इन द यूथ। These changes are visible from their dietary habits, clothing, language and beliefs. उनके beliefs, languages, habit, clothing से हमें ये सब दिख जाता है, साबित हो जाती है ये बातें, ठीक है। अब in the next chapter we are going to learn study about internal challenges before India। internal challenges क्या कहते हैं इंडिया के, उसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में जानेंगे। अगर आपको इस चैप्टर में मजा आया तो प्लीज इस वीडियो एक लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और फर्दर वीडियोस के अपडेट के लिए आप इन वीडियोस को शेयर भी कीजिए, ताकि आपको जब आपके पास ये वीडियो वापस से घूम के आए तब आप मुझे बताइए कमेंट्स में, तब मैं आपको, अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई अच्छा एक और इसी चैप्टर पे अच्छा एक समरी चाहिए तो मैं आपको वो भी एक दे दूंगा वीडियो बना के। ओके, इसके लिए आपको लाइक्स देने पड़ेंगे। ओके, सो बी क्यूरियस अबाउट नेक्स्ट चैप्टर। और एक बात और, हाँ एक बात बताना तो भूल ही गया मैं, एक्सरसाइज जो यहाँ पे है आप उसे कर लीजिए, तो आपको यहाँ पे जितने भी मैंने टर्म्स आपको ट्राई किए समझाने के, वो आपको समझ में आ जाएंगे। उसके बाद हम लोग ये चैप्टर पढ़ेंगे अगली वीडियो में। ओके, टिल देन कीप लर्निंग, बी क्यूरियस एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट चैप्टर। बाय बाय।